हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज से हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में एक भ्रांति फैली हुई है कि जो गणित है वो बहुत ही मुश्किल विषय है। प्यारे बच्चों, गणित मुश्किल विषय नहीं है, लेकिन इसको जो करने का तरीका है वो अन्य विषयों से थोड़ा सा अलग है। गणित विषय में आप जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, आपके उतने ही अच्छे अंक आएंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। प्यारे बच्चों, हम अपनी डेली लाइफ में कई बार सुनते हैं, जैसे हमारे परिवार के सदस्य ही बोल देते हैं कि दुकान से एक साबुन का सेट ले आएं। सेट शब्द का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में अनेकों बार सुनते हैं, अनेकों बार करते भी हैं और सुनते भी हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जो डेली लाइफ में हम सेट शब्द का प्रयोग करते हैं और जो हमारा मैथमेटिकली सेट है वो थोड़ा सा अलग है। मैथमेटिकली सेट हम किसे कहेंगे? कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोई भी हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट कहलाएगी। तो इस प्रकार मैथमेटिकली सेट क्या है? हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। प्यारे बच्चों, हमने क्या समझना है? केवल इतना ही समझना है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अगर हम दो विद्यार्थियों को ये कहें कि आपने ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 लिखने हैं, तो उन दोनों विद्यार्थियों का एक ही आंसर होगा, एक जैसा आंसर होगा। क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9। इसी प्रकार से यदि दो विद्यार्थियों को कहा जाए कि आपने वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखने हैं, तो उन दोनों विद्यार्थियों का एक जैसा आंसर होगा AEIOU। इस प्रकार हमने देखा इन दोनों एग्जाम्पल में दोनों विद्यार्थियों का जो आंसर है या जो कलेक्शन है वो बिल्कुल सेम रहती है। दो ही विद्यार्थी क्या, यदि हम एक कक्षा के 60 के 60 विद्यार्थियों को भी ले लें, अगर उनको भी कहा जाए ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 लिखने हैं, तो उनका भी यही आंसर आएगा। मीन्स जो कलेक्शन होगी वो सेम आएगी। इस प्रकार हमने इन दोनों एग्जाम्पल में देखा कि जो कलेक्शन है वो सेम है, चाहे हम कितने ही विद्यार्थी ले लें, कितने ही पर्सन ले लें। मीन्स पर्सन टू पर्सन जो कलेक्शन है वो बदल नहीं रही है। मीन्स इन दोनों एग्जाम्पल में व्यक्ति के अनुसार जो कलेक्शन है वो बिल्कुल सेम ही रहती है। मतलब हमारा जो कलेक्शन है वो हम कितने भी व्यक्तियों को ये कलेक्शन करने के लिए कहें वो बिल्कुल सेम आ रही है। इस प्रकार की जो हमारी कलेक्शन होगी, जो पर्सन टू पर्सन नहीं बदलती, हम उसे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इस प्रकार की जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारा सेट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड नहीं है। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। मान लिया हम दो विद्यार्थियों को, हमारे पास दो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी ए और विद्यार्थी बी। दोनों विद्यार्थियों को ये कहा जाता है कि आपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट को लिखना है। किन्हीं दो फेवरेट सब्जेक्ट को लिखना है। मान लिया ए विद्यार्थी का फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश है, और जब बी विद्यार्थी से पूछा जाता है, मान लिया उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मैथ और साइंस है। क्योंकि
हम जानते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि जो फेवरेट सब्जेक्ट हो किन्हीं दो विद्यार्थियों का सेम हो। ऐसा हो सकता है एक विद्यार्थी की हिंदी और इंग्लिश में रुचि है, वो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, और ऐसा हो सकता है कि जो दूसरा विद्यार्थी है उसकी मैथ और साइंस में रुचि है। तो इस प्रकार हमने इसमें देखा कि जो कलेक्शन आई हमारी वो अलग अलग आई। तो इस प्रकार की जो कलेक्शन होगी जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है, तो वो हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहलाएगी। और उस कलेक्शन को जो कलेक्शन आई है हमारे पास इस प्रकार की जो वेल डिफाइंड नहीं है, हम उसे सेट नहीं कह सकते। प्यारे बच्चों, सेट्स की परिभाषा को फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। सेट की हमारी परिभाषा क्या है? सेट की हमारी परिभाषा है ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब हम जान ही चुके हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन हम किसे कहेंगे? ऐसी कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन ना बदले, उसे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। ये तो थी बात सेट्स की। अब जब हम सेट्स की बात करते हैं, सेट्स के अंदर हमें सेट्स को लिखने से पहले या सेट्स के बारे में हमें कुछ जानकारी और भी होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले क्या है, जब हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, सेट्स के लिए हम जो कलेक्शन लेते हैं, कलेक्शन में कलेक्शन को लिखते हैं, उस कलेक्शन को मतलब जो कलेक्शन जिनसे वो बनी है हम उनको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, मेंबर भी कह सकते हैं। ये तीनों की तीनों एक ही चीज़ है, सेम मीनिंग है तीनों का। हम ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं, नंबर कह सकते हैं। दूसरी बात, सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जब भी आप सेट को डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट या मेंबर्स हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद हमारा आता है जो सेट है, सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। सबसे पहला है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, और सेकंड है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म जब हम लिखते हैं उसमें एलिमेंट्स हैं, किसी भी सेट के जो एलिमेंट हैं उनको एक लिस्ट के रूप में लिखा जाता है, और जो एलिमेंट्स होंगे उनको अलग करने के लिए कोमास का प्रयोग किया जाता है, और लास्ट में सभी एलिमेंट्स को लिखने के बाद उनको ब्रैकेट्स द्वारा बंद कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर, मान लिया हम सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7 को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारी कलेक्शन में क्या आएगा। हमारी कलेक्शन में 2, 4, 6 आएगा। जब हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले हम 2, 4, 6 लिखेंगे। इनको सेपरेट करने के लिए बीच में कोमाज लगाएंगे और फिर इनको ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो ये तो हमारा मेथड है रोस्टर या टैबुलर फॉर्म को लिखने का। एक एग्जाम्पल के द्वारा फिर से समझते हैं। मान लिया द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42 इज, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। अगर हम इस कलेक्शन की बात करें, हमारे कलेक्शन के एलिमेंट्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 6, 7,
14, 21, 42। जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सभी एलिमेंट्स के बीच में कोमाज लगाएंगे और इसको ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, तो ये हमारी रोस्टर या टैबुलर फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? अब रोस्टर फॉर्म में तो हमने एलिमेंट्स को एक लिस्ट के रूप में लिखा था, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एलिमेंट्स को उनकी जो वो सिंगल प्रॉपर्टी, उनके अंदर जो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है उसके रूप में लिखना है। देखते हैं ऐसे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पोजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। एग्जाम्पल लेते हैं एक, इन द सेट, मान लिया हमने एक सेट लिया AEIOU, ये एक सेट की रोस्टर फॉर्म है। इस रोस्टर फॉर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो इन सभी एलिमेंट्स में कॉमन प्रॉपर्टी है। वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? ईच ऑफ देम इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये प्रत्येक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवल है और इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है वो अन्य किसी लेटर में नहीं होती। तो इस प्रकार हम जब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखने का एक बार तरीका देखें, x such that x is a vowel in English alphabet। हमें जो लिखने का तरीका है थोड़ा उसे समझना है। सबसे पहले x का प्रयोग सभी मेंबर्स के लिए किया गया है जिनकी हम कॉमन प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं। मीन्स यहाँ पर जो x है वो AEIOU को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद डबल डॉट, डबल डॉट का मतलब आपने समझना है सच दैट। उसके बाद फिर हमने x के अंदर जो प्रॉपर्टी है, गुण है, उसे लिखना है। जैसे AEIOU, इन सभी को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए x लिया। x डबल डॉट मीन्स सच दैट। अब हमने प्रॉपर्टी लिखनी है x की। x की प्रॉपर्टी क्या है? x इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वावल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो अब ये देखो किस तरीके से करेंगे हम। इट मे बी ऑब्जर्व दैट डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ सेट बाय यूजिंग ए सिंबल x which is followed by the colon. After the sign of colon we write the characteristic property possessed by the element of set। और लास्ट में हम जिस प्रकार से हमारा रोस्टर फॉर्म थी उसे ब्रैकेट से क्लोज कर देते थे, हमने सेट बिल्डर फॉर्म को भी उसी प्रकार से ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। एग्जाम्पल, हमने जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिया था उसको दोबारा से हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं बच्चों, रोस्टर फॉर्म में लिया था। हमारा एग्जाम्पल क्या था? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42 इज 1 2 3 6 7 14 21 42। यदि हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे? हम लिखेंगे कोई ए सेट इज इक्वल टू मेंबर्स, हमने जो रोस्टर फॉर्म थी उसके मेंबर्स को x से रिप्रेजेंट किया, x से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। मतलब हमने उस मेंबर की या
एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को लिख दिया। हमने सभी मेंबर्स को x के रूप में रिप्रेजेंट किया और उनमें जो प्रॉपर्टी है उसको हमने लिख दिया। इससे अलग हमें एक बात का थोड़ा ध्यान रखना है। जब हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, तो जो हमारे मेंबर्स होंगे वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। रिपीट का मतलब क्या? मान लिया हमारे पास एक स्कूल लेटर है, अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे? इसके अंदर लेटर्स में देखिए हमारा जो रिपीटिशन हो रहा है वो का उसको केवल हमने एक ही बार लेना है, SCHOL। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं HOLCS। मीन्स ऑर्डर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम किसी को पहले या बाद में लिखें यदि, लेकिन हमें किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसकी इंट्रोडक्शन थी। आइए अब हम हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। प्यारे बच्चों, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, हम जब किसी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो हमें दो मूल प्राप्त होते हैं, रूट्स। तो इस प्रकार जब हम इस समीकरण को हल करते हैं, इक्वेशन को हल करते हैं, तो हमें x के दो मान प्राप्त होते हैं, 1 और -2। अब यहाँ पर इस इक्वेशन के जो ये दो मान हैं, हम इसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों को कैसे लिखेंगे? द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म 1, -2। हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका हमारा क्या है? हमने हमारे जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको लिखना है। सेपरेट करने के लिए कोमा लगाएंगे बीच में और ब्रैकेट से उनको बंद कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमने क्या करना है? राइट द सेट दिया गया है x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। जो x है उसमें क्या गुण है? वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और x स्क्वायर छोटा होगा लेस देन 40। हमने x के मान के लिए वो सेट बनाना है जिसमें x पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और x स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए। इसके लिए बच्चों हम हमारे सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या बनेंगे। पहले हमने x को पॉजिटिव इंटीजर लेना है। पॉजिटिव इंटीजर हमारे क्या है? 1 1। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 4 यहाँ लिख लेते हैं, 5 6 7। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं
1, 2 का स्क्वायर करते हैं 4, 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 6 का स्क्वायर करते हैं 36 और 7 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो आएगा हमारे पास 49। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 1 हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, 2 भी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या है हमारी, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और स्क्वायर लेस देन 14। 3 भी हमारा दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, 4 भी हमारा दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, 5 भी हमारा दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, 6 भी हमारा दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है और 7 हमारा एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है पॉजिटिव इंटीजर वाली, लेकिन स्क्वायर लेस देन 40 उसको सेटिस्फाइड नहीं करता। मीन्स हमारी कलेक्शन में पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार जब हम अपनी कलेक्शन बनाएंगे तो हमारी कलेक्शन में एलिमेंट्स या नंबर्स क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो द गिवन सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म हमारा क्या बन जाएगा, हम इन सभी एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करेंगे और ब्रैकेट्स में क्लोज्ड कर देंगे। तो यही हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। हमने रोस्टर फॉर्म लिखनी थी, वो हमने लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, हमारे थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द सेट ए इज इक्वल टू, ए सेट दिया गया है हमें 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये हमें रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जबकि जो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 था वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था और हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था। अब हमें जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा वो हमें रोस्टर फॉर्म में दिया गया है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको देखते हैं हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें इन सभी एलिमेंट्स में कॉमन प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। वो प्रॉपर्टी क्या है, ये सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। जैसे 1 क्या है, 1 का स्क्वायर, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। इस प्रकार कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये सभी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। तो इस प्रकार अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हम इन सभी एलिमेंट्स को 1, 4, 9, 16, 24, 25 को x से रिप्रेजेंट करेंगे। अब लिखेंगे कैसे, मान लिया ये सेट हमारा A इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, हमने इन सभी एलिमेंट्स को x से रिप्रेजेंट कर दिया और x सच दैट, अब यहाँ पर हमने x की प्रॉपर्टी लिखनी है। इस x में क्या प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, x इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। इस प्रकार से ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम एक दूसरे तरीके से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, और ये x जो जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वो क्या है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n हमारा क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर। तो ये हमारा
सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का एक दूसरा मेथड है। आप इन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, राइट द सेट। एक सेट दिया गया है, हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म के लिए देखो क्या दिया गया है। अगर हम इसे, इस सेट को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें एक प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। वो प्रॉपर्टी क्या है, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से एक अधिक है। मीन्स जो अंश हर है, जो हर है वो अंश से एक अधिक है। यदि हम इन मेंबर्स को x से रिप्रेजेंट करें, x से रिप्रेजेंट करें तो x हमारा किस टाइप से होगा, n बाय n प्लस 1। अब आपने क्या देखना है, n हमारा कम से कम वैल्यू क्या है n की, हमारी n की सबसे कम वैल्यू क्या है 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है n की 6। तो इस प्रकार से हम कैसे लिखेंगे, x इज ए नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर एंड जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1 के और लेस देन इक्वल टू होगा 6 के। इस प्रकार से हमें एग्जाम्पल नंबर 4 में जो सेट दिया गया था उसकी रोस्टर फॉर्म मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल है, मैच ईच ऑफ सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म with the same set on the right described in the set builder form। फिफ्थ एग्जाम्पल में हमें एक साइड में रोस्टर फॉर्म दी गई है, ये वाली जो साइड है ये रोस्टर फॉर्म है, और ये वाली जो साइड है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। हमें इन्हें आपस में मैच करना है। मैच करने के लिए बड़ा आसान है, आपने क्या करना है, जो राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म है उनको सोल्व कर देना है। अगर हम सोल्व करें तो आंसर देखते हैं हमारा किस प्रकार से आएगा। सबसे पहले देखते हैं हम ए को, ए की बात करते हैं, हम ए की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको अपने तरीके से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ए की बात करते हैं हम सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 2 3 और 4। सबसे पहले ए को सोल्व करते हैं। x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 18। जो x है पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइजर है 18 का। तो आपने लेफ्ट साइड में, इस साइड में ये देखना है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और 18 को भाग करे। तो यहाँ से हमारा ये थर्ड ए के साथ मैच हो रहा है, तो थर्ड के साथ हम क्या लिख देंगे, ए। इसके बाद देखिए x, सेकंड बी को देखते हैं। x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास रूट आता है 3 -3। अगर इसको हम सोल्व करें 10th के तरीके से, हमारे पास दो रूट्स आएंगे 3 और -3। मीन्स फोर्थ हमारा किससे मैच हो रहा है, बी से। इसी प्रकार से सी की बात करें, x इज एन इंटीजर एंड x + 1 इज इक्वल टू 0।
ये इक्वेशन हमारी कब सही हो सकती है? जब x का मान 0 हो तभी उसे में 1 जोड़ने पर 1 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा C पार्ट है वो सेकंड के साथ चला जाता है और D पार्ट हमारा फर्स्ट के साथ चला जाता है। तो इस प्रकार हमारी मैचिंग क्या बनी? फर्स्ट के साथ D, सेकंड के साथ C, थर्ड के साथ A, फोर्थ के साथ B। यही हमने मैच करना था। तो मैचिंग दोबारा से कर लेते हैं एक बार बिल्कुल साफ साफ। हमारा जो थर्ड है वो बना हमारा A के साथ और हमारा जो फोर्थ है वो हमारा B के साथ और हमारा जो C है वो सेकंड के साथ। थोड़ा सही नहीं बना, ये दोबारा से बनाता हूँ। जो हमारा थर्ड है वो फर्स्ट के साथ, फोर्थ B के साथ और C सेकंड के साथ और D फर्स्ट के साथ। इस प्रकार बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लिया है। आप सभी ने इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है और यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही।